सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों आइए फिर से हम सभी लोग एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होंगे। दोस्तों मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, बशर्ते वो मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम लोग चर्चा करेंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में, और उसके बाद में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बस आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों आप लोग इतने सभी लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महाद्वीप एवं महासागर। इसमें महाद्वीप एवं महासागर में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। फालतू की चीजें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनने लायक हैं वही चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिख लिया है, उसी को आप लोग नोट करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाकी पीडीएफ तो मिल जाएगी आप लोगों को। इसमें पहला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे पहले महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ये आप लोग जो है बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये कभी कभी पूछ लेता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। कौन सी नदी है? यांगसी। अगला है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन सी जल संधि अलग करती है? बेरिंग जल संधि। जल संधि के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, बेरिंग जल संधि। अगला है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है कौन सा? लाल सागर और स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अगला है दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की, ये अभी था एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला है यूरोप का गर्म कंबल। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो जलधारा के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम। अगला है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप। अब अगला है कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? कौन सी नहर ऐसी है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो ये है पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। अगला है रेड इंडियन जनजाति कौन सी है? तो ये है मैक्सिको की। कौन सी जनजाति है? मैक्सिको की, जो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। और जब पूछेगा कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है। कुछ दिन पहले दोस्तों, अभी करंट का डाटा हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब एग्जाम दिया था 68,500 का, तो उसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कभी कभी महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक राज्य हो जाता है, लेकिन गन्ना उत्पादक में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही रहता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो हम करवा देंगे जरूर आप लोगों को। तो ये चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। और भारत में पूछेगा चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। अगला है सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क का बंदरगाह। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व पक्षियों का महाद्वीप
पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। अगला है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। विश्व का ये पूछ रहा है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अगला है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है, जनजातियों का महाद्वीप। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसे जनजातियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अगला है, सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अगला है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज किसे कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अगला है, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट कुक। कभी कभी माउंट कुक के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये क्या है? न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक। अगला है दोस्तों, प्यासी भूमि का देश। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है, श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अंटार्कटिका को। किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति क्या है? तो ये लाइकेन और मास। लाइकेन व मास। लाइकेन व मास अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है। भारतीय तृतीय शोध संस्थान का नाम क्या है? भारती। क्या नाम है? भारती। और प्रथम भारतीय शोध संस्थान कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री। प्रथम भारतीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री में। ये कब हुआ था? 1983 में ये स्थित हुआ था, लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो गया है, अब इस समय नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ महाद्वीपों के बारे में, आपको जानकारी मिल गई। अब आगे चलते हैं प्रमुख जलधाराओं के बारे में। जलधाराओं से दोस्तों एक आध क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है, तो जलधाराओं के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कैसी कैसी जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग नोट जरूर करते चलिएगा। दोस्तों नोट कर लेने से एक फायदा ये होता है कि बार बार आपको देखना नहीं पड़ता है। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर जब एग्जाम टाइम आए तो आप रिवाइज करते रहिए। और दोस्तों रेगुलर रिवाइज करते रहने से आपका जो पढ़ा हुआ रहता है वो रेगुलर आपके दिमाग में बना रहता है। आप ये चीज आप पढ़ लीजिए अभी आज, 2 दिन के बाद वो भूलने लगता है। तो दोस्तों अगर आपको रेगुलर अपने दिमाग में चीजों को रखना है, सही से पढ़ाई करनी है, तो आप लोग एक रफ कॉपी ही बना लीजिए, लेकिन उसमें नोट करते रहिए। कोई भी चीज पढ़िए तो जो इंपॉर्टेंट लगे आपको उसको आप नोट डाउन करते रहिए। नोट डाउन करते रहेंगे तो कभी भी आप खाली समय में जब बैठे तो वही जो आपने नोट किया है उसको एक सरसरी निगाह से देखते हुए चले जाइए। आपके दिमाग में वो चीजें बनी रहेंगी हमेशा के लिए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं गर्म जलधारा के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। और कौन सी जलधारा के बारे में? गर्म जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो की जलधारा है जो जापान है, जापान में है। कहाँ है? जापान में। क्यूरोसियो जापान की जलधारा है। दूसरा है अलास्का की जलधारा। दूसरा क्या है? अलास्का की जलधारा। तीसरा है एल नीनो जलधारा। ये सब गर्म जलधाराएं हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यूरोसियो, अलास्का, एल नीनो, सुसीमा। सुसीमा की जलधारा, ये भी कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अगला है उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। कौन सी जलधारा है? उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। ये सब दोस्तों थी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में इसमें पहला है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दूसरा है इसमें फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा। तीसरा है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिण विषुवत
रेखीय जलधारा और अगला है ब्राजील की जलधारा। तो ये चारों चीजें जो हैं ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। कहाँ की जलधाराएं हैं? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। और वो भी कौन सी? गर्म जलधारा है। अगला है ये हिंद महासागर की जलधाराएं हैं। इसे अस्थाई, ये जो तीनों हैं ये अस्थाई जलधारा के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछ लेता है कभी कभी कि अस्थाई जलधारा इसमें से कौन सी है। 3-4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें पूछेगा कि इसमें से अस्थाई जलधारा कौन सी है। तो पहली बात तो ये हिंद महासागर की जलधाराएं होती हैं जो अस्थाई जलधाराएं होती हैं। और इसके नाम कौन कौन से हैं? ये पहला है इसमें मोजाम्बिक की जलधारा। कौन सी है? मोजाम्बिक की जलधारा। और दूसरा है अगुलहास की जलधारा। और तीसरा है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। ये तीनों कौन सी जलधारा हैं? अस्थाई जलधारा हैं और गर्म जलधारा हैं। तो दोस्तों ये कुछ गर्म जलधाराएं थी। अब आप लोग चर्चा करेंगे ठंडी जलधारा के बारे में। अब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला है क्यूराइल ओयासियो की जलधारा है। दूसरा है कैलिफोर्निया की जलधारा और तीसरा है पेरू जलधारा। ये ठंडी जलधाराएं हैं। कहाँ की? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं। अगला है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। इसमें पहला है लेब्राडोर की जलधारा। ये दोस्तों पूछ लेता है अक्सर। एक तो ये पूछता है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लेब्राडोर, वेनेजुएला और फाकलैंड, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। लेब्राडोर की जलधारा और वेनेजुएला की जलधारा, ये एक ऐसी जलधारा है जो गर्म और ठंडी दोनों रहती है। वेनेजुएला की जलधारा, अब क्वेश्चन बन जाए कि कौन सी इसमें ऐसी जलधारा है जो गर्म और ठंडी दोनों रहती है, तो कौन सी जलधारा होगी? वेनेजुएला की जलधारा। कौन सी जलधारा होगी? वेनेजुएला की। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वेनेजुएला की जलधारा जो गर्म और ठंडी दोनों होती है। अगला है कनारी जलधारा। कनारी जलधारा, ये दोस्तों मिस हो गया है थोड़ा सा, जलधारी लिखा है, ये आप लोग जलधारा पढ़िएगा इसको। कनारी जलधारा कौन सी है? ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और अगला है फाकलैंड की जलधारा। तो ये कुछ ठंडी जलधाराएं थी। आगे और भी है हिंद महासागर की, ये अस्थाई जलधारा है। ये एक ही अस्थाई जलधारा है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये ठंडी अस्थाई जलधारा है हिंद महासागर की। तो दोस्तों हम लोग जलधाराओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान देके पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जलधारा से अगर एक भी क्वेश्चन कहीं फंसता है तो आप लोग जरूर कर ले जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करते हैं कुछ कृषि, मृदा और फसलों के बारे में। कृषि, मृदा और फसलों के बारे में, क्योंकि एक आध क्वेश्चन कृषि से जरूर पूछता है, मृदा से पूछता है, फसलों के बारे में पूछ लेता है। तो चलिए हम लोग प्रमुख फसलों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रमुख फसल। अब प्रमुख फसल में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल। रबी की फसल की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर के बीच में होती है। कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। जो अभी समय चल रहा है आप लोगों का, यही समय है अक्टूबर नवंबर का। और इसी समय आप देख रहे होंगे सभी लोगों के यहाँ गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, ये सब बोया जा रहा है। आलू, बरसीम, ये सब चीजें बोई जा रही हैं। तो ये बुआई का जो मुख्य समय होता है ये अक्टूबर नवंबर होता है रबी के फसलों का। और इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। कब होती है? मार्च अप्रैल में। और इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी आप लोग को बता दिए हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये सब चीजें क्या हैं? रबी की फसलें हैं। तो इसमें से अगर कोई एक क्वेश्चन कहीं पूछ ले, मान लीजिए आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है या रबी की फसल नहीं है, तो ये फसलों के बारे में आप लोग जाने रहेंगे। रबी की फसल पहली बात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में कटती है। गेहूं से कोरिलेट कीजिएगा आप लोग। अब गेहूं से जब कोरिलेट करेंगे आप तो आप लोगों के ध्यान में तुरंत आ जाएगा कि गेहूं तो नवंबर ठंडी में ही बोया जाता है। गेहूं की जो फसल होती है वो ठंडी में ही बोई जाती है। अब गेहूं के साथ में क्या क्या बोया जाता है? चना, मटर, सरसों, ये सब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो इसमें से अगर कोई भी आपको मिलता है तो आप लोग तुरंत लगा दीजिएगा। अगला है खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल में क्या होता है? इसकी बुआई जो होती है वो जून और जुलाई में होती है। खरीफ की फसल कब बोया जाता है? जून और जुलाई में।
तो खरीफ की फसलों में और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। जब अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल कट जाती है तब क्या बोया जाता है? गेहूं की फसल बोई जाती है। और गेहूं की फसल किस फसल में बोई जाती है? किस फसल कटने के बाद में गेहूं की फसल बोई जाती है? किन खेतों में गेहूं की फसल बोई जाती है? तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे, धान के फसलों में धान जब कटता है तो उसी के खेतों में गेहूं बोया जाता है। अक्सर मैक्सिमम लोगों के यहाँ ऐसा होगा, जिनके यहाँ धान की रोपाई होती होगी वो लोग जानते होंगे, धान के कटने के तुरंत बाद में क्या होता है? गेहूं बोया जाता है। तो ये इसकी बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है, बरसात के महीने में इसकी धान की रोपाई होती है और कटाई इसकी कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। तो ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है आपकी ये। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, कपास, रागी, अरहर, सोयाबीन। ये सब चीजें कौन सी हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? जो बरसात के दिनों में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें अरहर एक ऐसी फसल है, अरहर की फसल को, ये एक वर्षीय फसल है, इसको कटने में टाइम लगता है। ये कटता है जाकर के कब? वही मार्च अप्रैल में। जब आप जून जुलाई में बो देंगे इसको अरहर को तो ये कटेगा कब? मार्च अप्रैल में। तो ये अरहर एक एक्सेप्शन है, इसकी बुआई तो जून जुलाई में होती है लेकिन इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है जायद की फसल। कौन सी फसल? जायद की फसल जो जुलाई में बोई जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां। अब दोस्तों बरसात के समय में जितनी भी चीजें बोई जाती हैं वो किस में आती हैं? बरसात के समय में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब जो सब्जियां बोई जाती हैं ये जायद की फसलों में आती हैं। तो अगर ये पूछेगा भी तो हरी सब्जियों के बारे में नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा ककड़ी पूछ सकता है, खीरा पूछ सकता है और खरबूजा पूछ सकता है। तरबूज, खरबूजा और तरबूज और ककड़ी ये तीनों तो मुख्य रूप से जायद की फसलें हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है नकदी फसल। कभी कभी नकदी फसलों के बारे में पूछ लेता है। तो नकदी फसल कौन कौन सी है? गन्ना, कपास, जूट, चाय, तिलहन, तंबाकू, केला। नकदी फसल वह फसल होती है जिसको हमें बेचने के बाद भी तुरंत पैसा मिल जाता है। गन्ना, कपास ये सब बेचेंगे हम, बेचते हैं तुरंत हमको पैसा मिल जाता है। तो ये सब कौन सी फसलें हैं? नकदी फसलें हैं जिससे किसान जो है अपनी आय बनाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ फसलें थी। अब कुछ कृषि विधियां हैं, विभिन्न प्रकार की कुछ कृषि विधियां हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें कौन कौन सी हैं? पहले है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। किसके उत्पादन से संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन से। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? जो लोग एग्रीकल्चर के होंगे वो लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से, जिसमें फल सब्जी आदि का उत्पादन होता है। अगला है दोस्तों एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर कौन से पालन से संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? साग सब्जियों के उत्पादन से। ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुओं के उत्पादन से। किससे संबंधित है? केचुओं के उत्पादन से संबंधित है वर्मी कल्चर। अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूल उत्पादन से। किससे संबंधित है? फूल उत्पादन से। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन संवर्धन से। किससे संबंधित है? वन संवर्धन से। ओलिविकल्चर किससे संबंधित है? व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती करने से ओलिविकल्चर संबंधित होता है इससे। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? जल में पौधों को उगाना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों को उगाना, वो भी क्या? मृदा रहित खेती। इसको क्या कहते हैं? मृदा रहित खेती कहते हैं। जो जल में पौधे उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। आगे है दोस्तों कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में।
कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली मतलब तेल कैसा होता है? पीला होता है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये दोस्तों गलत हो गया थोड़ा सा, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन से। अगला है लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस या टमाटर उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस या टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। आलू गोल होता है तो गोल क्रांति से संबंधित होगा। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल या बागवानी में वृद्धि से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। इंद्रधनुष क्रांति कौन सी होती है? किससे संबंधित होती है? तो इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं ना, तो ये कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करता है। कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंद्रधनुष क्रांति लाई गई थी। काली क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। ग्रे क्रांति ये ऊपर भी हम बता चुके हैं, उर्वरक उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। किससे? कृष्ण क्रांति या काली क्रांति, ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। यहां भी हम बताए हैं काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। हरित सोना किसे कहते हैं? बांस उत्पादन। हरित सोना किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से। अब दोस्तों इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में झूमिंग खेती की जाती है। कौन सी खेती की जाती है? झूमिंग खेती। कौन सी खेती? झूमिंग खेती। ये क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि झूम कृषि कहाँ की जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से कौन से प्रदेश में झूम कृषि होती है। तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इसमें से अगर कोई ऑप्शन में है तो आप लोग सही टिक कर सकते हैं। और किस राज्य में? पूर्वोत्तर राज्य में। आगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से जो हम लोग कवर कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 या 1967 में। कब शुरुआत हुई थी? 1966-1967 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये दोस्तों कहाँ के हैं? विश्व के। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये गेहूं की फसल पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? गेहूं की फसल पर। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। अगला है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डेयरी उद्योग से, दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? डेयरी उद्योग से और दुग्ध उत्पादन से। डेयरी उद्योग में दुग्ध उत्पादन ही होता है, तो इसे किससे संबंधित है? डेयरी उद्योग से। अगला है 2,4-D। अब 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशक है जिससे चौड़ी पत्तियों के नष्ट के लिए इसका यूज होता है 2,4-D। अगला है फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? राइजोबियम। तो ये कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, राइजोबियम नामक जीवाणु किसमें पाया जाता है? तो चार फसलों के नाम दे देगा आपको। अब उसमें जो फलीदार फसलें होती हैं जैसे अरहर हो गया, मटर हो गया, इन सब की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगर इन सब फसलों के बाद में अगर उस जमीन पर या उस फसल में, उस जमीन पे, उस मिट्टी में कुछ बोया जाता है तो उसकी पैदावार अच्छी होती है, उसके पौधे अच्छे होते हैं।
वो फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला है जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगला है हरी खाद वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं जो हरी खाद बनाने के लिए यूज की जाती हैं? सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ज्वार आदि। ये सब किस लिए यूज की जाती हैं? हरी खाद बनाने के लिए इनको बो दिया जाता है। बोने के बाद में जब ये फसलें बढ़ जाती हैं तो इनका क्या की जाती है? जमीन में इसको कल्टीवेटर से या हैरो चला करके इसको क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है और पानी भर दिया जाता है उसमें, जिससे ये सड़ जाती हैं और हरी खाद का काम करती हैं। अगला है सफेद सोना। सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना। और कपास की उपजाऊ कपास की पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है? काली मिट्टी। अगला है अल्फांसो। अल्फांसो किससे संबंधित है? अल्फांसो एक आम की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। बंची टाप रोग किससे संबंधित है? केले में। ये बंची टाप रोग जो लगता है ये किसमें लगता है? केले में लगता है। अगला है धान के खेत में जैव उर्वरक के तौर पर सर्वाधिक उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला। कौन सा है? एजोला। अब अगला है विभिन्न फसलें और लगने वाले रोग। विभिन्न फसलें और लगने वाले रोग। इसमें गेहूं है। गेहूं में कौन सा लगता है? अनावृत कट्टुआ, रस्ट, गेरुई या रतुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट रोग हैं जो लगते हैं इसमें। अगला है धान। धान में सबसे ज्यादा पूछता है खैरा रोग। ये पूछता है खैरा रोग की कमी। खैरा रोग जो लगता है धान में ये किसकी कमी से लगता है? तो ये जस्ते की कमी से लगता है। किसकी कमी से? जस्ते की कमी से। जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है। और पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, सीथ या झुलसा, ये धान के कुछ रोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पूछता है खैरा। अगला है गन्ना। गन्ने में रेड रॉट, इसमें लाल सड़न रोग लगता है जिसको रेड रॉट के नाम से भी बोलते हैं। गन्ने का सबसे महत्वपूर्ण रोग यही है, रेड रॉट। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेड रॉट रोग किसमें लगता है? तो ये लगता है गन्ने में, जिसको लाल सड़न रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला है मूंगफली। मूंगफली का टिक्का। मूंगफली में कौन सा रोग लगता है? टिक्का रोग। कौन सा रोग लगता है? टिक्का रोग। तो दोस्तों ये आपका आज का वीडियो था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप लोगों ने अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।